हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का। 1965 कौन सा एक्ट है हमारा? ये एक्ट है 1965, या मैं इसको कोट कर देता हूं। एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक्ट कब आया। 1965 में आया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आजादी के बाद 1947 में हम आजाद हुए, 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद 15 साल बाद ये बोनस एक्ट बना। तो सवाल ये उठा कि शुरुआत कहां से हुई इसकी। जब पूरी दुनिया, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर के 19 तक, 1919 को खत्म हुआ। फिर उसके बाद दूसरा एक वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939 में और 45 तक चला। वर्ल्ड वॉर में काफी दुनिया को नुकसान हुआ था और बहुत मात्रा में लोगों की जान गई थी और बहुत सारे माल का भी नुकसान हुआ था। उस समय एक इकोनॉमिक क्राइसिस थी, दुनिया में पैसा बहुत कम था, लोगों के पास धन नहीं था, प्रोडक्शन नहीं था, खाने के सामान नहीं थे, गरीबी थी बहुत। और उस समय एक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत थी, बहुत ज्यादा लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, और लोगों ने अपनी आजीविका को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, या कुछ यूं कह लें कि जीवन को सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ी। लेकिन उसी बीच में बहुत सारी ऐसी कंपनी और इंडस्ट्री और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थी जिसमें काम तो लिया जाता था लेबर से, लेकिन उनको उनकी मेहनत के बराबर का पैसा दिया जाता था या नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, बहुत अधिक काम की जरूरत थी। लेकिन लोग कितना काम करते, जितना उनको मिलता था उस हिसाब से काम करते थे, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था, बहुत ज्यादा उस समय लैकनेस थी। तो इंडस्ट्री को समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग अगर कुछ प्रमोट करते हैं लेबर्स को, वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को और ज्यादा काम करने के लिए, तब जाकर के हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए फिर नए नए रास्ते निकाले गए और कहा गया कि भाई अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। और उस टाइम पे, अर्लियर टाइम में, देयर वाज वॉलंटरी सिस्टम ऑफ गिविंग बोनस। एक्स्ट्रा कुछ पैसे देना, कुछ मोटिवेशन के लिए देना, इंसेंटिव के रूप में देना, ताकि उस लालच में आकर के लोग काम करें और ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इसके लिए उस समय कुछ एक्स्ट्रा अपने प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था एम्प्लॉइज को, जिसे हम बोनस का नाम देते थे। लेकिन धीरे 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 1965 में जब देखा गया कि कुछ लोग वो पैसा देते थे, कुछ नहीं देते थे, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने लगा, उन्हीं लेबर्स की वजह से जिनको थोड़े थोड़े पैसे दिए जा रहे थे, एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे थे, और उनकी मेहनत की वजह से इंडस्ट्री प्रॉफिट में आने लगी और उनका प्रॉफिट रेगुलरली बढ़ने लगा। तो फिर गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ना कहीं ये मेहनत किसका है, ये लेबर का एफर्ट है, लेबर की मेहनत है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कौन कमा रहा है? इंडस्ट्री कमा रही है, कुछ लोग कमा रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने 1965 में एक एक्ट बना दिया, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, और ये पूरे भारत में अप्लाई हो गया हमारा। और उसके बाद से ये क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया कि भाई आपको बोनस देना ही देना है। किसको देना है, कितना देना है, कि कम से कम कितना, अधिक से अधिक कितना, ये सारी बातें होंगी। देखिए, कंपलसरी मैंने कहा कि देना ही देना है, इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि हर हाल में देना है, नहीं। कुछ लॉ है, कुछ नियम है, कानून है, उनके हिसाब से देना है। अगर वो उस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आपको देना है, अदरवाइज नहीं देना है। तो नाउ इट इज मैंडेटरी। अब ये एक एक्ट है, एक कानून है, अब उस कानून के तहत आपको बोनस देना है। बोनस क्यों दिया गया? इंसेंटिव के रूप में, लालच के लिए, ताकि और ज्यादा मेहनत की जा सके। चलिए, सवाल ये उठा कि ये बोनस है क्या? बोनस है क्या? तो बोनस का मतलब हुआ कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे मैं इंडस्ट्री की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन बोलूं, एस्टैब्लिशमेंट बोलूं, आपको समझना है कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं कि जो प्रॉफिट कमा रही है और उसको बोनस देना है, उसकी बात कर रहे हैं। तो
उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर करना, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर करना, इसे ही हम बोनस कहते हैं। देखिए बोनस एक्ट में बोनस की डेफिनेशन कहीं नहीं दी हुई है, मैं आपको डिफाइन करके नहीं बता सकता कि ये बोनस की डेफिनेशन है, बिकॉज देयर हैज नॉट बीन गिवन एनी डेफिनेशन इन द बोनस एक्ट। सो वी हैव टू ड्रॉ अ कंक्लूजन, हमें एक एक्सट्रैक्ट निकालना होगा उसमें से और उसको समझना होगा कि बोनस है क्या। बोनस का मतलब है कि जब आप कोई प्रॉफिट कमाते हैं, कोई प्रॉफिट कमाते हैं, तो आप उससे पहले लेबर्स की वेजेस या उनकी सैलरी आप पे करते हैं। तो जो आप पेमेंट करते हैं, जो आप पेमेंट करते हैं नॉर्मल, जो आप पेमेंट करते हैं वेजेस के रूप में नॉर्मल, तो उस नॉर्मल पेमेंट के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आप देते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट आप देते हैं, तो इसी एक्स्ट्रा पेमेंट को हम नाम देंगे क्या? बोनस। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पेमेंट क्या आप किसी वर्क के बदले में दे रहे हैं? नहीं, फ्री में दे रहे हैं ये, बट ये अल्टीमेटली है तो काम के बदले ही, बट जो तय हुआ है, जो अग्रीमेंट है, वो तो आपने नॉर्मली दे दिया, बट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बोनस। बोनस वर्ड का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा पेमेंट, इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल बोनस, नॉर्मल पेमेंट। तो नॉर्मल से ज्यादा जो दिया जाता है उसे हम कहते हैं बोनस। सवाल ये उठा कि भाई एक्स्ट्रा क्यों? बिकॉज सोचिए, अगर कोई इंडस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अगर मान लीजिए अगर कोई इंडस्ट्री किसी लेबर की मेहनत की वजह से पैसा कमाती है, एक्स्ट्रा इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाती है, बट जो उसको वेजेस दिया जाता है दैट इज लेस देन द लिविंग स्टैंडर्ड, जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है उससे कम वेजेस है, और इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है, इन दैट केस वो प्रॉफिट किसके बदले में है? उस लेबर की वजह से वो प्रॉफिट आ रहा है, तो उसमें भी लेजिटिमेटली उसका हिस्सा बनता है, उसकी भी हिस्सेदारी बनती है, और वो हिस्सेदारी, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो बोनस के रूप में उसको दिया जाना चाहिए। ये बोनस है। क्या मैं इसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मैं रीड करूं? जी हाँ, सुनेंगे आप। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोनस वॉज नाइदर ग्रेचुटस। अच्छा, ग्रेचुटस क्या होता है? ग्रेचुटस का मतलब होता है गिफ्ट। तो ना तो ये गिफ्ट है, ना ही कोई डेफर्ड पेमेंट है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब कोई पैसा हमने रोक लिया और बाद में धीरे धीरे आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ना तो ये कोई गिफ्ट के रूप में बोनस ना तो कोई गिफ्ट है, ना तो डेफर्ड पेमेंट है, बल्कि अगर आप देखें कि कोई भी वेज जो दिया जा रहा है वो उसके लिविंग स्टैंडर्ड से कम है, मतलब जो उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट जो उसकी है उससे कम है, और इंडस्ट्री प्रॉफिट कमा रही है, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट का हिस्सा जो है इनको दिया जाना लेजिटिमेटली वाजिब है, और लेजिटिमेटली का मतलब होता है वैध है। तो ये बोनस आप कह सकते हैं। तो यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था कि held that bonus was neither gratuitous nor deferred payment of wages, and that where wages fell short of the living standard and the industry made profit, part of which was due to the contribution of the labor, और उसका भाई जो प्रॉफिट कमाया है उसका पार्ट जो है वो लेबर की कंट्रीब्यूशन, मेहनत की वजह से। सो अ क्लेम फॉर बोनस माइट बी मेड लेजिटिमेटली बाय द वर्कमैन, तो उनके द्वारा एक क्लेम होना चाहिए। अच्छा, बोनस का एक कॉन्सेप्ट और सुन लीजिए, मैंने बता रखा आपको, बोनस हैज नॉट बीन डिफाइंड इन दिस एक्ट। एक्ट में बोनस को डिफाइन नहीं किया गया। Bonus Commission has observed that it is difficult to define in rigid terms the concept of bonus, but it is possible to us that once profit exceeds a certain base, जब आपका प्रॉफिट एक लिमिट के ऊपर हो जाता है, जब आप एक लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा लेबर्स में, एम्प्लॉइज में बंटना चाहिए, बिकॉज वो उन्हीं की कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से आया हुआ है। लेबर should legitimately have share in them. In other words, it is proper to us the concept of bonus as sharing by the workers in the prosperity of the concern in which they are employed. तो sharing of profit, आप prosperity, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे फल फूल रही है उसी हिसाब से उसी में से लेबर्स की भी तो हिस्सेदारी है, तो यही हमारा बोनस है। बोनस कुछ और नहीं है, बोनस का कहीं रिजिड डेफिनेशन नहीं है, बोनस को डिफाइन नहीं किया गया। बस ये समझ लीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जा रहा है एम्प्लॉइज को, वो बोनस होता है। कौन से एम्प्लॉय को दिया जा रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी बात और सुन लीजिए, बोनस क्या है। एक बोनस होता है कस्टमरी बोनस।
एक और बोनस का जो नाम है कस्टमरी बोनस। अब ये कस्टमरी बोनस क्या है सुनेंगे। कस्टम, परंपरागत तरीके से, अगर कोई परंपरागत तरीके से अमाउंट गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट इन द सेंस कि एक्स्ट्रा पैसा एम्प्लॉइज को दिया जाता है तो वो कस्टमरी बोनस है। लेकिन कस्टमरी बोनस के बारे में इस एक्ट में बात नहीं की गई है। बोनस एक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं 1965 का, इस एक्ट में कस्टमरी बोनस की कोई भी बात नहीं लिखी हुई है कि कस्टमरी बोनस कैसे देना है और कितना देना है, कोई बात नहीं। कस्टमरी बोनस जो हम नॉर्मल, हमारा इस एक्ट के हिसाब से बोनस पेबल है, उसके अलावा अगर हम कुछ दे रहे हैं वो उसके ऊपर है, उसमें शामिल नहीं है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में जो भी बोनस की कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे आगे चल करके कि भाई इतना बोनस कर्मचारियों को मिलना चाहिए, किस बेस पे मिलेगा, कितना कम से कम मिलेगा, अधिक से अधिक कितना, ये सारी बातें होंगी। मैं तो अभी इंट्रोडक्शन में चल रहा हूं, अभी मैं बहुत सारी बातें अभी आपसे कर रहा हूं कि आप समझ पाए बोनस को। तो बोनस का मतलब है, कस्टमरी बोनस को भी बोनस कह सकते हैं आप, लेकिन कस्टमरी बोनस एक्ट में नहीं दिया और एक्ट में कोई कैलकुलेशन नहीं है इसकी, और ये जो एक्ट में पेबल बोनस है उसके अलावा है। और कस्टमरी बोनस किसे कहते हैं जरा ये समझ लीजिए। जब कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक लंबे सीरीज ऑफ टाइम से एक पेमेंट करती आ रही है, इसे पूजा बोनस कह लीजिए, कस्टमरी बोनस कह लीजिए, अनब्रेकन सीरीज, मतलब कभी वो एक लगातार परंपरागत तरीके से पेमेंट होता आ रहा है, एक लॉन्ग टर्म में, बहुत लंबे समय से। जैसे दिवाली का बोनस है। अब दिवाली में क्या होता है, दिवाली में एक परंपरा है कि हम सब लोग बांटते हैं, या होली है या कोई भी त्यौहार है, उस हिसाब से हम कुछ अपने कर्मचारियों को देते हैं। तो ये एक अनब्रेकन सीरीज में चला आ रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म में है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारा प्रॉफिट है उसी के हिस्से में से हम इसको बांट रहे हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम देख करके कह सकते हैं कि हाँ ये परंपरागत तरीके से हो रही हैं, तो इन्हें कस्टमरी बोनस कहते हैं। लेकिन एक सेक्शन मैं यहां अब डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि आगे चल करके भी इस सेक्शन का डिस्कशन हो सकता है, बट मैं यहां कर लेता हूं। वो सेक्शन है हमारा सेक्शन 17। अब ये सेक्शन 17 क्या है, ये वही है, ये कहता है कि कस्टमरी बोनस के बारे में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में ये सेक्शन 17 को डील किया गया है, और कहा गया कि जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के हिसाब से, हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को शॉर्ट में बोलते हैं POGA। मैं इसको लिख देता हूं, POBA, ये ग्रेचुटी हो जाएगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो इसके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल बोनस पेबल है, इसमें से अगर आपने, एम्प्लॉयर ने कोई कस्टमरी या पूजा बोनस ऑलरेडी पे कर रखा है, कोई भी पूजा या कस्टमरी बोनस ऑलरेडी पे कर रखा है, तो चूंकि देखिए इस बोनस की कैलकुलेशन नहीं है, पूजा या बोनस जो कस्टमरी बोनस है, इस बोनस को इस एक्ट में कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया। बट अगर एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से कोई अमाउंट अपने कर्मचारियों को पूजा या कस्टमरी बोनस के रूप में दे दिया, होली, दिवाली, दशहरा, किसी भी अवसर पे दे दिया, तो जब उसका कैलकुलेशन होगा, इस एक्ट के हिसाब से बोनस का कैलकुलेशन होगा कि इतना बोनस बना, तो जो ऑलरेडी उन्होंने पूजा बोनस के रूप में दे दिया है उतना अमाउंट इसमें से माइनस कर दिया जा सकता है। भाई देखिए, अगर एम्प्लॉयर को लगता है कि मुझे नहीं घटाना, मैंने, मान लीजिए एक कर्मचारी है, उसका मिस्टर ए है, मिस्टर ए का बोनस बनता है 5,000 रुपए, ठीक, साल भर का, और उसको कस्टमरी या पूजा बोनस के रूप में ऑलरेडी 1,000 रुपए दिया जा चुका है, तो अब बैलेंस वो कितना पाने का राइट रखता है, 4,000। हाँ सर, ये बात सही है। एज पर सेक्शन 17 बोनस एक्ट सेज कि आपने जितना पेमेंट पूजा बोनस के रूप में किया है, अब ये पूजा बोनस का मतलब ये मत समझिएगा कि किसी का नाम है पूजा और उसको बोनस दिया गया है,
कुछ लोग इस तरह से भी इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो इस पूजा बोनस के लिए जो पेमेंट किया गया है उसको आप माइनस कर सकते हैं, ये राइट दे दिया गया है, एम्प्लॉयर इसको घटा सकता है, बैलेंस जो बचा बोनस वो दे दिया जाएगा एम्प्लॉय को। अब सवाल उठा कि एम्प्लॉयर कहता है कि चलो भाई हम नहीं घटाएंगे, तो क्या जबरदस्ती है? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, वो नहीं घटाना चाहता तो नहीं, लेकिन हाँ अगर वो घटाना चाहता है तो आप रोक नहीं सकते, ठीक। अब सवाल उठा सर इसका जब एक्ट में कोई जिक्र नहीं है तो फिर आपने घटा कैसे दिया? देखिए मैंने कहा ये कि इस एक्ट में इसके बारे में प्रोविजन नहीं है, लेकिन अगर आपने इसका पेमेंट किया है तो इसमें से माइनस करने का प्रोविजन है सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 अलाउ करता है कि आप इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो बोनस क्या है मैंने उसके बारे में डिस्कस किया और इसके बारे में भी बता दिया। आइए मैं पहले एक सेक्शन 17 को भी आपको बता दूं, ठीक है, जरा सुनेंगे। द बोनस में बी also customary bonus, okay, the such bonus is not covered under the bonus act। मैंने बता दिया आपको कि बोनस एक्ट में ये कस्टमरी बोनस कहीं भी नहीं दिया गया, and therefore it is payable over and above the bonus payable under the act। क्लियर हो गया इतना? ओके। फॉलोइंग टेस्ट्स have been laid by the सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टमरी बोनस को कस्टमरी बोनस बोलने के लिए कुछ टेस्ट करने होंगे हमें, जैसे मैंने बताया ना कि अनब्रोकन सीरीज के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, प्रॉफिट से, ये टेस्ट है इसके कि ये कस्टमरी बोनस है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी, क्या स्टैंडर्ड्स बनाए उसको टेस्ट करने के लिए, वो सुन लीजिए। फॉलोइंग टेस्ट हैव बीन लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमिन वेदर अ पर्टिकुलर पेमेंट इज कस्टमरी और फेस्टिवल बोनस। तो इसको चेक करने के लिए क्या हमारे पैरामीटर्स हैं उनके बारे में सुनिएगा। पहला है पेमेंट हैज बीन मेड ओवर एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ ईयर, पहला समझ में आ गया। दूसरा सुनेंगे दैट इट हैज बीन पेड फॉर सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड। एक तो अनब्रोकन सीरीज मतलब ऐसा ना हो कि कभी पेमेंट हो कभी ना हो, कभी हो कभी ना हो, ये कौन सा भाई कस्टमरी बोनस है? तो अनब्रोकन सीरीज के लिए हो और साथ साथ दूसरा मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म में हो। द पीरियड हैज टू बी लॉन्गर इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉयड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा और क्या है जरा ये देख लीजिए। तीसरा है दैट इट डिड नॉट डिपेंड ऑन द अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट्स। कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड, प्रॉफिट में से दिया गया हो ठीक है, बट प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट पे डिपेंड है तो ये तो एक्ट का हो गया ना। अच्छा मान लीजिए किसी ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ तब तो पूजा बोनस और कस्टमरी बोनस और फेस्टिवल बोनस मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं, तब उसे हम नहीं बोलेंगे। इसका मतलब वो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है तो वो कस्टमरी नहीं है, है ना। कस्टम निभाने के लिए हम हर हाल में उसको पूरा करते हैं। जैसे शादी में देखिए आप, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, उनकी क्षमता नहीं होती है, बट फिर भी कस्टम जो हमारी परंपरा है, देखिए कितना गलत है, पता नहीं सही है गलत है, मैं इसको जज नहीं कर सकता, लेकिन देखिए शादियों में बहुत सारे लोग बोरोइंग्स करते हैं, उधार लेते हैं, पैसे कर्जे लेते हैं, फिर जाके शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, बेटे की शादी करते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है? आपको, आपके पास क्षमता नहीं है लेकिन आपको परंपरा को निभाने के लिए हर हाल में करना होता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये प्रॉफिट के बेसिस पे ना हो। एंड लास्ट वन इज दैट द पेमेंट हैज़ बीन मेड एट अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट। और हमेशा से एक परंपरा चली आ रही है, यूनिफॉर्म रेट से वो पेमेंट चला हो। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिनको आप टेस्ट करके बोल सकते हैं कि ये कस्टमरी बोनस है। क्या क्या? पहला, अनब्रोकन सीरीज के लिए हो, लॉन्ग टर्म में हो, तीसरा प्रॉफिट पे डिपेंडेंट ना हो, और चौथा यूनिफॉर्म रेट से हो थ्रू आउट द ईयर, हमेशा से वो एक यूनिफॉर्म रेट पे चलता रहा हो। तो ये चारों बातें, ये 4 बातें आप याद रखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि इनके बेसिस पे टेस्ट कर सकते हैं कि ये कस्टमरी बोनस है या नहीं। यदि है तो सेक्शन 17 क्या कहता है कि भाई एम्प्लॉयर के पास ये राइट है, अगर उसने ऐसा कोई पेमेंट किया है तो वो उसमें से माइनस कर सकता है। तो बताइए बोनस क्या है? बोलिए बोनस क्या है? बोनस है कोई भी अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया जाता है, आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया तो उसकी हिस्सेदारी आप अपने कर्मचारियों के साथ कर लेते हैं, ये बोनस है। बोनस को डिफाइन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि भाई ये कोई ना तो वो है क्या, ग्रेचुटी है ना ग्रेचुटस है। ग्रेचुटस का मतलब होता है गिफ्ट, फ्री में दिया जाना, तो ना तो ये कोई ग्रेचुटस है और ना ही फिर ये क्या है, ग्रेचुटस नहीं है तो डेफर्ड पेमेंट भी नहीं है कोई। लेकिन हाँ, आप अगर इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है उससे कम वेज हम पा रहे हैं, कर्मचारी पा रहे हैं, तो उनके द्वारा उस प्रॉफिट का शेयर किया जाना ही बोनस है और उन क्लेम कर सकते हैं, उनका राइट है उसमें और वो हिस्सेदारी अपना कर सकते हैं, यही बोनस है। बोनस कस्टमरी भी हो सकता है, बोनस कस्टमरी भी हो सकता है। कस्टमरी बोनस को एक्ट में नहीं बताया गया है, ये एक्ट में लीगलाइज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ
कस्टमरी बोनस दिया जा सकता है, और अगर दिया जाता है और उस कस्टमरी बोनस बोलेंगे किससे, किसको, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 हमें पैमाने दे रखे हैं, पैरामीटर्स दे रखे हैं, जिन पे रख करके आप उसको चेक कर सकते हैं। और वो क्या है? पहला है कि अनब्रोकन सीरीज के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, प्रॉफिट पे डिपेंडेंट ना हो, और लास्ट आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म रेट से दिया जा रहा हो। ठीक है। सेक्शन 17 कहता है कि अगर आपने पेमेंट किया है तो उसको माइनस कर लेंगे। ठीक, क्या कहता है जरा सुन लीजिएगा, लैंग्वेज सुन लीजिएगा सेक्शन 17 की, सुनेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कस्टमरी बोनस और इंटरिम बोनस। हाँ, इंटरिम बोनस भी मैं बता दूं क्या होता है कि कभी कभी हमें लग रहा है मिड ऑफ द ईयर, सर आपने अभी बोनस एक्ट पूरा समझाया नहीं और अचानक से ये सब बताना। देखिए ये सब चीजें आपको बोनस एक्ट की बारीकियों को समझने के लिए कोई जरूरी नहीं है, ये सब है ना, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया है। हम काम करते हैं साल भर, प्रॉफिट कमाते हैं, उस बेसिस पे बोनस देते हैं। हमें मिड ऑफ द ईयर में ही लगा कि इस पीरियड में मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, और ऐसे ही ये बना रहे और आगे कर्मचारी ऐसे ही काम करते रहें, तो हमें लगा कि यहीं पे कुछ बोनस बांट दें तो कर्मचारियों का उत्साह और बढ़ जाएगा और वो और मेहनत से काम करेंगे। इसलिए हमने इंटरिम बोनस मतलब एक अनुमान के आधार पर हमने बोनस बांट दिया। तो जब फाइनलाइजेशन होगा प्रॉफिट का, प्रॉफिट निकल के आएगा, तो फिर वहां पे उस प्रॉफिट के बेसिस पे बोनस बटेगा, तो उसमें से ये इंटरिम बोनस जो ऑलरेडी पे कर रखा है हमने, उसको माइनस किया जा सकता है। ये हमारा सेक्शन 17 कहता है। या फिर कोई पूजा बोनस हमने पे किया है फेस्टिवल पे, पूजा बोनस, तो इसको भी माइनस कर सकते हैं, जो आपका फाइनल बोनस निकल के आएगा। तो जरा लाइनिंग सुन लीजिएगा फटाफट। सेक्शन 17 प्रोवाइड्स दैट वेयर इन एनी अकाउंटिंग ईयर एन एम्प्लॉयर हैज पेड एनी पूजा बोनस और अदर कस्टमरी बोनस टू एन एम्प्लॉई or an employer has paid a part of the bonus payable, then the employer shall be entitled to deduct the amount of bonus so paid from the amount of bonus payable by him to the employee in respect of that accounting year, and the employee shall be entitled to receive only the balance. जो बचेगा वही पाएगा वो, उसके अलावा नहीं। ये हमारा सेक्शन 17 था जो मैंने कस्टमरी बोनस के बारे में कर लिया। देखिए स्टार्टिंग में ही एक सेक्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया, कितनी अच्छी बात है ये, और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको दिक्कत हो या कुछ समझने में कठिनाई हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब चलिए आते हैं, तो बोनस क्या होता है ये समझ लिया आपने। अब हम बोनस के उद्देश्य की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट, क्या मैं ये हटा दूं? क्या उद्देश्य है बोनस एक्ट का? इस एक्ट को बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, ऑब्जेक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि जो एम्प्लॉई हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको बोनस मिले, उनके वर्क के हिसाब से उनको बोनस दिया जाए, एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाए। अगर वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिले, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। लेकिन किस बेसिस पर? वो बोनस की शेयरिंग होगी, प्रॉफिट की शेयरिंग होगी, तो प्रॉफिट चाहिए उसके लिए। इसका मतलब कि बोनस का पेमेंट होता है प्रॉफिट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। जितना कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से ही बोनस दिया जाएगा। क्लियर है? अगर बहुत कम प्रॉफिट होता है तो मिनिमम बोनस दिया जाएगा, अगर प्रॉफिट कम होता है तो क्या दिया जाएगा? मिनिमम बोनस। अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ तो फिर हम उसको देंगे मैक्सिमम बोनस। मतलब एक लिमिट बन गई, एक मिनिमम बोनस की और मैक्सिमम बोनस की एक लिमिट लगा दी गई कि भाई कम से कम इतना बोनस जाएगा और अधिक से अधिक इतना जाएगा। और ये सब किस पे बेस्ड होंगे? बेस्ड ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के बेसिस पे होंगे। मिनिमम बोनस कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, ये सब बताएंगे आगे चल करके। अभी मैंने ये कहा केवल कि हम प्रॉफिट कमाएंगे तो प्रॉफिट के आधार पर डिसाइड होगा कि कम से कम कितना बोनस दिया जाए और अधिक से अधिक कितना दिया जाए।
ये समझ में आ गया कि हमारा उद्देश्य ये है कि प्रॉफिट के आधार पर, लाभ के आधार पर हम अपने कर्मचारियों को, अपने लेबर्स को, एम्प्लॉइज को बोनस दें। ये उद्देश्य है हमारा। और साथ साथ दूसरी बात, केवल प्रॉफिट के बेसिस पर नहीं, प्रोडक्शन के बेसिस पर, प्रोडक्शन के बेसिस पर या प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर भी बोनस बांटा जा सकता है। प्रोडक्शन के बेसिस पर भी बोनस बांटा जा सकता है, बोनस दिया जा सकता है। मतलब अब हमको यह समझ में आ गया यहां से कि हमारे पास दो आधार हैं, एक तो लाभ के आधार पर, प्रॉफिट के आधार पर बोनस बांट दें, दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर। मतलब यह हुआ कि हम खेल रहे हैं, कर्मचारियों के साथ खेल रहे हैं, उनके दिमाग से खेल रहे हैं कि आप जितना हमें प्रॉफिट कमा के देंगे ना, उस हिसाब से बोनस देंगे। अगर प्रॉफिट नील होगा, मान लीजिए लॉस हो गया, तो हम मिनिमम बोनस देंगे, कम से कम बोनस जितना है उतना ही दे पाएंगे। लेकिन आप प्रॉफिट देंगे हमें, तो जितना ज्यादा कमा के देंगे उतना हम आपको प्रॉफिट का हिस्सा बांट देंगे। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट भी है, उससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम देंगे आपको। लेकिन प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो क्या देंगे। दूसरा ये खेल रहे हैं कि आप प्रोडक्शन करिए ना, अपने आप प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन करिए, अपने आप प्रॉफिट होगा, जितना प्रोडक्शन करेंगे सामान बिकेगा, प्रॉफिट हमारा होगा। तो प्रोडक्टिविटी के बेस पर भी ये बांटा जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक सेक्शन है, इसी एक्ट का सेक्शन 31A, सेक्शन 31A ये बात करता है पेमेंट ऑफ बोनस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बेस्ड या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस ये किसकी बात करता है हमारा, ये बात करता है प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस। प्रोडक्शन के बिहाफ पर, के आधार पर बोनस देना। तो हमारा उद्देश्य है बोनस देना कर्मचारियों को, किस हिसाब से, बेस्ड ऑन प्रॉफिट या प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस देना। सेक्शन 31 आ गया साथ में, अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका लास्ट सेक्शन है। देखिए मैंने लास्ट सेक्शन को उठा के रख दिया पहले, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अरे वाह हम अंत तक पहुंच गए। सेक्शन 31A ने कहा 1976 में द पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट एक्ट बना। तो यदि कोई इंप्लॉई अपने इंप्लॉयर के साथ ये अग्रीमेंट किया है या टर्म कंडीशन में वो बंधा हुआ है कि वो प्रोडक्शन के हिसाब से बोनस लेगा, प्रोडक्शन के हिसाब से बोनस लेगा, देन ओके, उसे प्रोडक्शन के हिसाब से बोनस दिया जाएगा। जितना प्रोडक्शन करेगा उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा और उसको बोनस मिलेगा। अब आप ये मत दिमाग लगाइएगा कि सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो सब चीजें आगे हमें करना है, हमें वही पढ़ना है। सेक्शन 10, सेक्शन 11 मिनिमम बोनस, मैक्सिमम बोनस, सेक्शन 15 सेट ऑन सेट ऑफ, ये सब चीजें हमें करनी है, आगे चल करके कैलकुलेशंस करने हैं। टेंशन की बात नहीं है, आराम से चलेंगे। मुझे जो सिंपल बातें हैं पहले हमको बता लेने दीजिए। तो इसके बाद, उसके पहले, अगर वो अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले कोई अग्रीमेंट हुआ है इंप्लॉई और इंप्लॉयर के बीच में, या फिर उस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद कोई अग्रीमेंट हुआ है इंप्लॉइज या इंप्लॉयर के बीच में, इंप्लॉइज या इंप्लॉयर के बीच में, मतलब इस अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ प्रोविजंस दे दिए कि इंप्लॉइज एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इंप्लॉयर से कि भाई हम प्रोडक्शन के हिसाब से बोनस लेंगे, ओके। तो ऐसे लोगों को इंप्लॉयर प्रोडक्शन के बेसिस पे क्या देगा, बोनस देगा। लेकिन मेरा यहां ये इसको लिखने का कुछ पर्पस था, मैं इसको लिंक करना चाहता था सेक्शन 31 से। सेक्शन 31 में प्रोडक्शन के बेसिस पर लिख दिया गया, लेकिन क्या ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि प्रोडक्शन के हिसाब से बोनस बांटने पर जो मिनिमम बोनस बनता है, जो मिनिमम बोनस बनता है कितना है, जरा मैं इसको लिख दे रहा हूं, 8.33% ये मिनिमम बोनस है और 20% क्या है, मैक्सिमम बोनस है। अब ध्यान में आ गया, हम इसके बारे में आगे चल करके बताएंगे आपको कि क्या ये किस पे बनेगा, क्या है। फिलहाल ये इतना समझिए कि 8.33% कम से कम बोनस है और 20% अधिक से अधिक बोनस है। इससे ज्यादा बोनस नहीं दिया जाएगा, इससे कम नहीं दिया जाएगा। तो सवाल यहां यह है
कि सेक्शन 31A के हिसाब से अगर प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस हम बांटते हैं तो कहीं ऐसा हो रहा हो कि 8.33% या मिनिमम बोनस से कम बोनस जा रहा हो, तो ये नहीं होगा। आप किसी भी आधार पर बोनस बांटिए, इतना कम से कम मिलना चाहिए, ऐसा 31A ने कहा। और किसी भी आधार पर बोनस बांटिए, इससे ज्यादा भी बोनस नहीं जाना चाहिए। अब बात समझ में आ गई? तो ये रहा सेक्शन 31A। क्लियर है? अब ये ऑब्जेक्ट था हमारा बोनस एक्ट का। क्या ऑब्जेक्ट था? कि भाई हमारे जो एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको बोनस दिया जाए, जो बेस्ड ऑन प्रॉफिट हो सकता है और बेस्ड ऑन प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस भी हो सकता है। तो जब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की बात आ गई तो मैंने छेड़ दिया सेक्शन 31A को। उसने कहा कि भाई ठीक है, हम प्रोडक्शन के आधार पर दे देंगे अगर कर्मचारी का अग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयर के साथ, नियोक्ता के साथ। कब? बिफोर द पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट एक्ट 1976, या फिर अगर आफ्टर द पेमेंट ऑफ बोनस अमेंडमेंट एक्ट 1976 अगर कोई अग्रीमेंट एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में हुआ है तो फिर आप दे सकते हैं। लेकिन किसी भी हाल में ये बोनस मिनिमम बोनस से कम नहीं हो सकता है और मैक्सिमम बोनस से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए लॉ की लैंग्वेज सुनेंगे, समझेंगे आप, और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का, सुनिए जरा। उद्देश्य है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज टू प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ बोनस टू पर्सन्स एम्प्लॉयड इन अ सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट। इन अ सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। थोड़ा धैर्य रखेंगे। आपकी सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट कुछ निश्चित, सबको नहीं, कुछ निश्चित एस्टैब्लिशमेंट हैं जिनके कर्मचारियों को ये बोनस मिलता है। तो वो एस्टैब्लिशमेंट कौन होते हैं, क्या हैं, उनके बारे में हमारी चर्चा अभी होगी। On the basis of profit, on the basis of profit or on the basis of production or productivity and for the matters connected therewith। और ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 31A में। तो आइए जरा सेक्शन 31A ने क्या कहा है जरा वो सुन लीजिए और फिर हम लोग बढ़ चलेंगे आगे। सेक्शन 31A प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस कहता है कि सेक्शन 31A प्रोवाइड्स दैट where an agreement or settlement has been entered into by the employee with the employer, agreement या settlement has been entered into by the employees with the employer, employee with their employer before the commencement of payment of bonus amendment act 1976, या फिर where the employees enter into agreement or settlement with their employer after such commencement, उसके बाद for the payment of annual bonus linked with the production or productivity in lieu of bonus based on the share profit payable, then such employee shall be entitled to receive bonus due to them under such agreement or settlement। तो अगर वो शेयर प्रॉफिट बेस्ड बोनस की जगह पे प्रोडक्टिविटी बेस्ड बोनस लेना चाहते हैं तो ठीक है, उनको उसी हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन ख्याल क्या रखना है तो सुनेंगे। एनी सच एग्रीमेंट और सेटलमेंट वेयर बाय द एम्प्लॉइज रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, their right to receive the minimum bonus shall be null and void। तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट अगर कर लेता है एम्प्लॉय कि उसको मिनिमम बोनस नहीं मिलेगा, मतलब ठीक है हमें मिनिमम बोनस नहीं चाहिए, हमारा लिमिट इससे भी कम हो सकता है, तो इस तरह के अग्रीमेंट्स क्या होंगे, ये नल एंड वॉइड होंगे। मतलब ये हुआ कि जब इस एक्ट ने कह दिया है कि मिनिमम इतना मिलना ही मिलना है, तो आप एम्प्लॉयर के साथ कोई अग्रीमेंट या कोई सेटलमेंट करके इससे कम बोनस की डिमांड या इससे कम बोनस की राइट नहीं रख सकते। कम से कम इतना मिलना ही है, कसम खा लो गर्दन कट जाए लेकिन इससे कम बोनस नहीं मिल सकता, मिलना ही मिलना है इतना कम से कम। ठीक, और इससे अधिक की बात आ गई तो उसके लिए भी सुन लीजिए। null and void and so far as it purpose to deprive them of such right, such employees shall not be entitled to paid in excess of 20% of the salary or wage earned by them during the relevant accounting year। मतलब इस 20% से ज्यादा भी नहीं मिल सकता। ठीक है ना, तो ये 20% किसका है, सैलरी और वेज का। चलिए खुल गई है बात तो हम बता ही देते हैं। सैलरी और वेज, जो आपकी सैलरी है या मजदूरी है उसके 20% से ज्यादा आपको बोनस नहीं मिलेगा, और जो आपका सैलरी और वेज है उसके 8.33% से कम नहीं मिलेगा। ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम बोनस है सेक्शन 10 और सेक्शन 11। इसके बारे में हमें आगे देखना है। ठीक है, चलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट था जिसको हमने कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, सुनेंगे बोनस क्या होता है, इसकी भी हमारी चर्चा हो चुकी है।
अब हम बात कर लेते हैं एस्टैब्लिशमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं, जब एस्टैब्लिशमेंट की बात आ गई है तो एस्टैब्लिशमेंट क्या है उसके बारे में सुन लीजिए। क्योंकि है क्या कि ये एक्ट कहां कहां अप्लाई होता है, इसका एप्लीकेशन कहां होता है, इस रेफरेंस में एस्टैब्लिशमेंट को जानना भी जरूरी है। तो क्या मैं आपको पहले यह बता दूं कि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहां है, तो उसमें भी ये एस्टैब्लिशमेंट वर्ड शामिल हो जाएगा। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को समझने में और मजा आएगा कि आखिर ये एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्या है। ठीक है ना। तो आइए पहले हम आपको ये बता दें कि ये एक्ट हमारा एप्लीकेबल कहां कहां होता है। मैंने आपको ऑब्जेक्ट बता दिया, बोनस क्या होता है ये बता दिया। अब हम चल रहे हैं आपको सिखाने इसकी इस एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये हमारा एक्ट एप्लीकेबल कहां कहां हो रहा है। चलिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे हमारी बात को। ये हमारा बोनस एक्ट हर एक फैक्ट्री के ऊपर अप्लाई होगा, हर एक फैक्ट्री के ऊपर अप्लाई होगा। सर फैक्ट्री का मतलब क्या? ये बोनस एक्ट हर एक फैक्ट्री के ऊपर अप्लाई होगा, हर एक, एवरी फैक्ट्री। तो सवाल उठता है कि सर फैक्ट्री क्या है? दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई जब हर फैक्ट्री पे अप्लाई होता है तो फैक्ट्री तो जानना पड़ेगा ना हमें। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपको फैक्ट्री की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। सर क्यों? ये तो अत्याचार कर रहे हैं आप। देखिए, हमने फैक्ट्रीज एक्ट 1947 पढ़ा है, 48 पढ़ा है। हम फैक्ट्रीज एक्ट को जानते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्री की डेफिनेशन दी गई है और वहां यह बताया गया है कि जहां कोई भी ऐसी प्रीमाइस जहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही हो, देखिए बता दे रहे हैं हम आपको, जहां भी कोई मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी हो रही हो, किसी भी कॉर्नर में, प्रीमाइस के किसी भी कॉर्नर में, कहीं भी कोई, कहीं छोटे ओपन एरिया में, अंदर बाहर कहीं भी कोई मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रही है तो वो फैक्ट्री है। अब इतना जान लीजिए आप, इतना काफी है। फैक्ट्री का मतलब क्या? कि कोई भी प्रीमाइस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही हो उस प्रीमाइस के किसी भी कोने में, तो उसे हम फैक्ट्री बोलेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये हमारा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट सबसे पहले कहां अप्लाई हो रहा है? एवरी फैक्ट्री, हर एक फैक्ट्री पे अप्लाई होगा। अगर वहां मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी हो रही है, वो फैक्ट्री है, बस ये नाम रख दीजिए फैक्ट्री है, तो ठीक है, वहां अप्लाई हो गया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। मतलब ये हुआ कि यहां काम करने वाले लोग, यहां के जो एम्प्लॉय होंगे, इनको बोनस मिलेगा। अब भले ये एम्प्लॉय क्या काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई टेक्निकल काम कर रहे हो, अनस्किल्ड वर्क कर रहे हो, स्किल्ड वर्क कर रहे हो, क्लरिकल वर्क कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हो, मैनेजरियल वर्क, कोई भी काम कर रहे हो उनको मिलेगा। अब एम्प्लॉय की भी डेफिनेशन दी गई है इस एक्ट में, एम्प्लॉयर की भी डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 212, 213, 214 ये सब करके दी गई है। तो उनको भी देखेंगे हम, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में क्या लिखा है, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में क्या लिखा है, सब पढ़ेंगे। फिलहाल कोई भी एम्प्लॉय, उसको बोनस मिलेगा अगर वो कहां है? फैक्ट्री में है। कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको बोनस मिलेगा। सर इसके लिए कोई लिमिट क्राइटेरिया नहीं है क्या? है ना, वो क्राइटेरिया अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे, सेक्शन 8 में आएंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। अभी बात करेंगे हम कि आप गए 2 दिन 4 दिन काम किए आपको बोनस मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी लिमिट है, क्राइटेरिया सेट होगी। बट फिलहाल आप ये समझिए कि आप किसी भी कर्मचारी को बोनस मिलेगा अगर वो किसी फैक्ट्री में है तो। दूसरा, इस फैक्ट्री के अलावा कोई अदर एस्टैब्लिशमेंट है। अब आ गया ना ये एस्टैब्लिशमेंट। सर एस्टैब्लिशमेंट का मतलब ये फैक्ट्री के अलावा की बात कर रहे हैं क्या? देखिए, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो प्रीमाइस है वो फैक्ट्री है तो फिर आगे सोचने की बात नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। बट अगर वो फैक्ट्री नहीं है, वहां मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं चल रहा, तो क्या ऐसी जगह पे काम करने वाले एम्प्लॉइज को बोनस नहीं मिलना चाहिए? क्या उनकी मेहनत नहीं है? बोनस मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए, तो फिर
अब कैसे, क्या सारे एस्टैब्लिशमेंट, कहीं कुछ भी? तब तो फिर आदमी एक घर है, उस घर पे भी अपने परिवार के सदस्यों को बोनस देना पड़ेगा कानून के हिसाब से, वो भी एक एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। तो इसके लिए कहा गया कि अदर एस्टैब्लिशमेंट जहां 20 या उससे अधिक 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग एनी डे इन एन अकाउंटिंग ईयर, मतलब किसी भी अगर और इस फैक्ट्री के अलावा कोई एस्टैब्लिशमेंट है तो वहां अगर 20 या उससे अधिक, 15 लोग हैं कोई बात नहीं, अगर वो फैक्ट्री नहीं है 15 लोग हैं तो बोनस देने की जरूरत नहीं है, ये एक्ट नहीं लगेगा। सर जरूरत नहीं है मतलब क्या एम्प्लॉयर बोनस देना चाहे तो दे नहीं सकता? दे, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकता है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर 15 से ज्यादा हो गए, 16, 17, 18, 19 कोई बात नहीं, 20 हो गए तो आप फैक्ट्री नहीं है ना, फिर भी आपके ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लग जाएगा और प्रॉफिट के हिसाब से या प्रोडक्टिविटी लिंक जो भी बोनस होगा वो आपको बांटना पड़ेगा, वो बांटना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ये बात समझ आई? इसका मतलब दो बातें निकल गई, या तो फैक्ट्री होना चाहिए और अगर फैक्ट्री नहीं है तो एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। तो एस्टैब्लिशमेंट अगर 20 लोग काम करते हैं उससे अधिक, तो फिर सवाल ये उठा कि सर ये 20 लोग कब, मान लीजिए ये हमारा ईयर है, एक दिन यहां 18 हो गए, यहां अचानक बढ़कर के 22 हो गए और फिर यहां 16 हो गए, फिर यहां 24 हो गए और यहां 13 हो गए, फिर यहां 25 हो गए। तो बताइए कि क्या इस एस्टैब्लिशमेंट पे इस तरह से नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो क्या इसके ऊपर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगेगा? सुनेंगे। एक अकाउंटिंग ईयर में ये हमारा क्या है? अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में ऑन एनी डे, किसी भी एक दिन, एनी डे किसी भी एक दिन अगर वो लिमिट 20 या उसके ऊपर हो गई तो उस दिन वो लागू हो जाएगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, और अगर बाद में चल करके ये लिमिट कम हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार लागू हो गया तो वो हमेशा बना रहेगा। वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। अब वो ये नहीं कह सकते आप कि नंबर कम हो गए हैं तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ओके। तीसरी बात सुन लीजिए, अगर कोई फैक्ट्री है अब बोनस देना पड़ेगा, अदर एस्टैब्लिशमेंट जहां 20 या 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं बोनस देना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान से सुनेंगे, एक होती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्या होती है? एक होती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी हम आपको बता देंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर स्पेसिफाई करती है बाय नोटिफिकेशन ला करके कि भाई देखिए कुछ पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, किसके लिए? कुछ पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट या फिर क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इनके ऊपर ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई होगा इवन नंबर ऑफ पर्सन्स 20 से कम है। देखिए गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के साथ हम लोग फाइटिंग नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। गवर्नमेंट को लगता है कि 20 से कम है, फिर भी ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि इसके ऊपर क्या कर दिया जाए? बोनस एक्ट लगा दिया जाए। तो फिर उस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी बोनस एक्ट लग जाएगा। हो गया सत्यानाश। लेकिन अगर ध्यान ये रखना है कि उस एस्टैब्लिशमेंट में 10 से कम लोग नहीं होने चाहिए। 20 से कम है चलेगा, 10 से कम नहीं होने चाहिए। 10 या उससे ज्यादा है लेकिन 20 से कम है तो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है।
इतनी बात समझ में आई। और एक बार एप्लीकेबल हो गया तो हमेशा एप्लीकेबल है। नंबर कम होने की वजह से अब आप नहीं बोल सकते कि हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है। वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। क्लियर है? तो क्या इतनी बात समझ में आ गई कि किसके ऊपर ये अप्लाई होता है? हो गया, क्लियर है? इतना ही है। तो मैं आपको फिर से बोल दूं, हर एक फैक्ट्री, एवरी फैक्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी हो रही हो किसी भी कोने में, वो हमारा क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से हमारा फैक्ट्री जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। सोचना ही नहीं है, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, तो आप 20 हैं या 30 हैं या 15 हैं या 5 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बोनस मिलना चाहिए। दूसरा, अगर आप फैक्ट्री नहीं है, अदर एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के सर्विस में है, अगर मेरे पास 10 बस है और हमने 15, 20, 25 कर्मचारी रखे हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उसमें देखरेख करते हैं, तो बताइए हमें देना, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्या? नहीं, सर्विस है, वो सर्विस है। तो फिर वहाँ क्या है, अगर 20 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं तो आपको बोनस देना पड़ेगा। लेकिन अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं भाई 20 से कम है फिर भी इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए, लेकिन 10 से कम नहीं होने चाहिए, तो वहां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है बाय नोटिफिकेशन और उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। और फाइनली एक बार एप्लीकेबल तो हमेशा एप्लीकेबल। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हैं जो एग्जेम्प्टेड है, जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, उनकी एक लिस्ट है जिसको हम आगे चल करके आपको बता देंगे कि ये लिस्ट है, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, कुछ उसके भी अलग रीजन है। तो जो एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट है उनके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? फिलहाल हम जो एप्लीकेबिलिटी थी वो समझ में आ गई। अब हमारे पास यहां से एक नया वर्ड निकल के आया है, एस्टैब्लिशमेंट। फैक्ट्री तो समझ में आ गया, बट ये एस्टैब्लिशमेंट क्या है इसके बारे में सुन लीजिए। तो एस्टैब्लिशमेंट तो पक्की बात है कि ये फैक्ट्री के अलावा होगा, अदर देन फैक्ट्री ही होगा। ओके, तो इसके बारे में जरा सुनेंगे और एस्टैब्लिशमेंट को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। किसे कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट? तो पहली बात तो एस्टैब्लिशमेंट दो कैटेगरी के होंगे। फैक्ट्री के अलावा जो जहां भी काम हो रहा है वो एस्टैब्लिशमेंट में आएगा, और ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक तो सेक्शन 215 ने कहा कि भाई कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट नहीं है वो प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट है। मतलब दो सेक्टर में आ गए, एक पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट और एक प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या निकला कि ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट नहीं है उसे हम प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 15 ने कहा। तो सवाल ये उठा कि पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट है क्या? इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट क्या है। सुनेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। एग्जाम में कभी कभी ये छोटी बातें पूछी जाती हैं और देखने में छोटी होती हैं, लेकिन ये गंभीर मार्क्स देके जाती हैं आपको, तो उन मार्क्स को गेन करने के लिए आपको इन पे काम करना होगा। सुनिए, पहली बात, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब फैक्ट्री के अलावा। दूसरी बात कि प्राइवेट सेक्टर के एस्टैब्लिशमेंट जो नहीं है, जो पब्लिक सेक्टर के नहीं है वो प्राइवेट है। इसका मतलब हमें प्राइवेट सेक्टर की एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन पता चल गई कि ये कौन होते हैं जो पब्लिक नहीं होते। तो अब हमें अगर जान लें कि पब्लिक क्या है तो उनके अलावा जो होंगे वो प्राइवेट होंगे। हाँ, तो पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट के लिए कहा गया कि भाई कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट जो ओन्ड, कंट्रोल्ड और मैनेज्ड, ओन्ड,
कंट्रोल्ड और मैनेज्ड है किसके द्वारा? पहला, कोई गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को या तो ओन करती है, मतलब उसकी ओनर है, ओनर नहीं है, मालिक नहीं है, तो फिर कंट्रोल करती है। कंट्रोल मतलब ऐसी हिस्सेदारी है उसमें कि इसी का चलता है, गवर्नमेंट कंपनी का ही चलता है। या फिर कंट्रोल भी नहीं है तो मैनेजमेंट गवर्नमेंट कंपनी का है। तो पहली बात कि अगर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जिसको कोई गवर्नमेंट कंपनी, अब सवाल उठा कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है, इसके बारे में क्या मुझे बताना पड़ेगा आपको? गवर्नमेंट कंपनी आपने नहीं पढ़ा, कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ते आप। 245 सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसने डिफाइन किया है गवर्नमेंट कंपनी को और कहता है, सेक्शन 2 क्लॉज 45 कंपनीज एक्ट का कहता है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी का मतलब जिसमें गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी रखे, आधे से अधिक कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, या तो सिंगली या इन कॉम्बिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले या स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के, या एक सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारी स्टेट्स गवर्नमेंट्स मिलकर के। तो इस तरह से कुछ डेफिनेशन है वहां। तो वो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन वो आप समझ रहे होंगे। फिलहाल मुझे ये बताना है कि गवर्नमेंट कंपनी अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट को या तो ओन करती है या कंट्रोल करती है या मैनेज करती है, तो ऐसे एस्टैब्लिशमेंट को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे। हो गया। दूसरी बात, अगर ये ओन, कंट्रोल या मैनेज्ड हो रही है बाय, एक और है, कोई कॉरपोरेशन है, किसी कॉरपोरेशन के द्वारा, लेकिन अब सवाल उठा कि ये कॉरपोरेशन कौन है? ये वो कॉरपोरेशन है जिसमें 40% या उससे ज्यादा की कैपिटल हेल्ड की गई है। किसके द्वारा? या तो गवर्नमेंट के द्वारा, या तो आरबीआई के द्वारा, या फिर किसी और कॉरपोरेशन के द्वारा। मतलब एक कॉरपोरेशन दूसरे कॉरपोरेशन में 40% से ज्यादा क्या कर रहा है? होल्डिंग कर रहा है। तो अब ये कौन सी कॉरपोरेशन है, इसको समझिएगा। पहले हम आ रहे हैं आराम से कि ऐसी कॉरपोरेशन के द्वारा ये एस्टैब्लिशमेंट क्या हो रहा है? ओन्ड, कंट्रोल या मैनेज हो रहा है, जिसमें 40% या उससे ज्यादा की कैपिटल ली हुई है। किसने? या तो गवर्नमेंट ने, या तो आरबीआई ने, या फिर ऐसे कॉरपोरेशन ने जिसको ओन किया गया हो, जिसको ओन किया गया हो बाय, ओन्ड बाय गवर्नमेंट और आरबीआई। अच्छा, ये बात है। मींस इस कॉरपोरेशन को ओन कर रही है गवर्नमेंट या आरबीआई। तो अल्टीमेटली बात वही हो गई कि आरबीआई या गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये 40% कैपिटल हेल्ड की गई है किसी कॉरपोरेशन में, और वो कॉरपोरेशन किसी एस्टैब्लिशमेंट को ओन, मैनेज या कंट्रोल करती है, तो फिर इस एस्टैब्लिशमेंट को हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। समझ में आ गई बात? फिर से समझाएं, आराम से सुनिएगा। हमने एस्टैब्लिशमेंट को दो भाग में डिवाइड किया। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट की कहानी आई कहां से? तो जब हमने एप्लीकेबिलिटी देखी, हम ऑब्जेक्ट देख रहे थे, वहां भी वर्ड आया था कि भाई कोई एस्टैब्लिशमेंट, सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट। तो सारे एस्टैब्लिशमेंट पे तो अप्लाई होता नहीं है बोनस एक्ट। तो एप्लीकेबिलिटी देख ली हमने कि भाई कहां अप्लाई होगा, तो हर फैक्ट्री पे अप्लाई होगा। वो एस्टैब्लिशमेंट जहां 20 या 20 से अधिक लोग काम कर रहे होंगे, 20 से कम होंगे लेकिन 10 से अधिक होंगे, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करके उसको भी नोटिफिकेशन के द्वारा उसके ऊपर अप्लाई कर देगी। एक बार एप्लीकेबल हो जाएगा तो हमेशा होगा। अब एप्लीकेबिलिटी समझ ली, उसके बाद तो समझ में आया कि चलो एस्टैब्लिशमेंट भी देख लेते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या निकला? दो भाग में बट गया ये।
दो भाग में कौन कौन से, तो एक प्राइवेट सेक्टर आ गया, एक पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में सेक्शन 2 क्लॉज 15 ने कह दिया कि भाई प्राइवेट सेक्टर का मतलब वो जो पब्लिक सेक्टर नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर क्या है, तो उसके बारे में हम लोगों ने देखना शुरू किया। तो वहां पता चला कि भाई पब्लिक सेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट वो कहलाएगा जिस एस्टेब्लिशमेंट को ओन, कंट्रोल या मैनेज किया जाता होगा किसके द्वारा, पहला गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा, पहला गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा। दूसरा एक ऐसे कॉरपोरेशन के द्वारा। अब कॉरपोरेशन क्या होता है, कॉरपोरेशन आप जानते होंगे, देखिए ये गवर्नमेंट कंपनी है जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कहां लिखी हुई है। कॉरपोरेशन का मतलब यहां पर फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि हम कॉरपोरेट वर्ड से जो कॉरपोरेशन बना हुआ है जिसके अंदर सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील जैसी फीचर्स होते हैं, वो कॉरपोरेशन कहलाता है ना। जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हो गया, दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी आपका कॉरपोरेशन है। तो इस तरह के कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं। तो कोई और कॉरपोरेशन, अच्छा कॉरपोरेशन में कंपनी ऑलरेडी आ जाती है ना, कॉरपोरेशन में कंपनी शामिल है जिसकी 40% कैपिटल किसके द्वारा, 40% या उससे अधिक कैपिटल किसके द्वारा, या तो गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस गवर्नमेंट में कौन आएगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों आ सकती हैं। कोई भी गवर्नमेंट, कुछ लिखा नहीं है तो क्या मान के चलें कि कोई भी गवर्नमेंट। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप बेहद परिचित हैं, तो या तो गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी कॉरपोरेशन के द्वारा ही 40% होल्ड किया गया हो इस कॉरपोरेशन में, लेकिन उस कॉरपोरेशन को ओन किया जा रहा हो गवर्नमेंट या आरबीआई के द्वारा। तो फिर ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को हम लोग बोलेंगे कि भाई वो क्या है, पब्लिक सेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट है। दैट्स इट, ठीक है। सुन लीजिए जरा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। व्हाट इज एस्टेब्लिशमेंट, क्या लिखा गया है। द टर्म एस्टेब्लिशमेंट इज ऑफ टू टाइप्स. One is establishment in a private sector and establishment in a public sector. The term establishment in a private sector is defined under section 2 clause 15 of the act as may be as any establishment other than establishment in public sector. सब बता दिया मैंने. The term establishment in public sector अब क्या है ये, is defined as establishment owned, controlled or managed by a government company. Owned, controlled or managed by a government company. Okay. दूसरा, a corporation in which नॉट लेस देन 40%, तो 40% और मोर, इसलिए मैंने बोला तो इसको नॉट लेस देन 40% को आप कैसे समझेंगे कि 40% से कम नहीं, मतलब 40% या उससे ज्यादा ऑफ इट्स कैपिटल इज हेल्ड आइदर सिंगली और टुगेदर, आइदर सिंगली और टुगेदर मिल करके भी, हेल्ड बाय या तो गवर्नमेंट या तो आरबीआई या कॉर्पोरेशन ओन्ड और बाय गवर्नमेंट और आरबीआई, या तो अकेले अकेले या फिर मिल करके, दोनों हो सकते हैं, दोनों रास्ते हैं। टुगेदर बाय गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अ कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतनी बात हो गई। मैं एक छोटा सा सेक्शन यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा, चूंकि रेलेवेंट है तो इसको कर लेता हूं मैं। यहां एक सेक्शन है सेक्शन 3। जब एस्टेब्लिशमेंट की बात चल रही है तो सेक्शन 3 को भी हम लोग ले लेते हैं, लेकिन सेक्शन 3 को समझने से पहले, सेक्शन 3 इसी पॉइंट पे है, मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा आपको, ताकि आपको सेक्शन 3 समझने में आसानी हो जाए। वो बात यह है कि जब मैंने ये कहा कि ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हों, तो जब कर्मचारी की बात आई, एम्प्लॉय की बात आई, तो एम्प्लॉय का मतलब क्या, क्या कोई ऐसा पर्सन जो कंपनी का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और वो 5 लाख रुपए सैलरी लेता है और उसको बोनस की बात हो रही है, उसको बोनस दिया जाए, ठीक है। तो एम्प्लॉय का मतलब वो पर्सन, उसको बोनस दिया जाएगा जिसकी सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा ना हो। ओहो, मतलब उन लोगों की बात हो रही है जो छोटे तबके के लोग हैं, जो 21,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पाते हैं, उन्हीं तक ये लिमिट है, उनके ऊपर ही ये अप्लाई होगा। मतलब वही लोग ये राइट रखते हैं कि हमें मिलना चाहिए बोनस। क्लियर है? ये थ्रेशोल्ड लिमिट है कि भाई हम जब काउंटिंग करेंगे 20 इंप्लॉई, तो किसको काउंट करेंगे, जरा सुनिएगा। बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात को। मैं फिलहाल यहां पे बहुत आराम से चलूंगा, तोड़ तोड़ करके इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने यहां जब 21,000 लिखा तो यहां इससे क्या मतलब समझ में आया, क्योंकि इंप्लॉय की डेफिनेशन जब हम बताएंगे आपको तब भी ये बात बताएंगे। तो इंप्लॉय का मतलब होता है कि
कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लरिकल, टेक्निकल, कोई भी काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय है फॉर हायर और रिवॉर्ड, भाई पैसे के लिए काम कर रहा है, ओके, और उसकी सैलरी कितनी है, 21,000 रुपए है, उससे कम है चलेगा, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसे एम्प्लॉय मान रहे हैं, यहां पे बोनस एक्ट के लिए उसे एम्प्लॉय मान रहे हैं। तो इसका मतलब अब जब मैंने ये आपसे कहा कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, एप्लीकेबिलिटी की बात जब मैंने की, तो मैंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 20 या 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, उस एस्टैब्लिशमेंट पे ये एक्ट एप्लीकेबल है। तो क्या हम केवल उन्हीं लोगों को काउंट करें जो 21,000 से कम पाने वाले हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं काउंटिंग उन्हीं लोगों की करूं जो 21, भाई ऐसे बहुत कर्मचारी होंगे जो 21,000 से ज्यादा भी तो पाने वाले होंगे। तो इस 20 के लिए, ये 20 के लिए, क्या मैं केवल उन्हीं लोगों को काउंट करूं जो 21,000 से कम वाले हैं, या फिर मैं 20 के लिए सबको काउंट करूं, जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको काउंट करूं? ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, बोनस एक्ट के लिए बोनस उन्हीं को मिलेगा जिनकी सैलरी 21,000 रुपए से कम होगी, वो एम्प्लॉय माने जाएंगे। लेकिन उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बोनस एक्ट अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या हमें केवल 21,000 वाले या उससे नीचे वाले लोग लेने होंगे, या सबको लेकर के देखें कि 20 लोग काम कर रहे हैं या नहीं? अगर ये बात आप समझ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आप किताब पढ़ करके ये बात नहीं समझ सकते हैं, मेरी बात बहुत ख्याल से सुनिएगा। तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि जब ये 20 की काउंटिंग करेंगे तो फिर उस जगह पे हमें इससे मतलब नहीं है, हम देखेंगे कि 20 लोग काम कर रहे हैं या नहीं, वो 21,000 वाले हैं या नहीं, उससे हमें मतलब, थ्रेशोल्ड लिमिट की हमें उससे मतलब नहीं है। मैं इस लाइन को आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है कि This act has been enacted to provide for the payment of bonus to persons employed in any industry to do any skilled or unskilled manual, supervisory, managerial, administrative, technical or clerical work for hire or reward, and drawing salary not exceeding prescribed amount. मतलब ये बोनस एक्ट उन्हीं के लिए है जो 21,000, ये प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट का मतलब क्या है, 21,000 रुपए से कम वाले हैं या 21,000 वाले हैं, उनके लिए बोनस एक्ट है। लेकिन जब हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब सुनिएगा। जब एप्लीकेबिलिटी मैंने आपको बताई तो वहां एक लाइन लिखी हुई है, सुनेंगे बहुत ध्यान से। इन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट, ऑल एम्प्लॉयज, एप्लीकेबिलिटी में सुनिएगा ध्यान से। ऑल एम्प्लॉय का मतलब चाहे वो 21,000 पा रहा हो या 25,000 पा रहा हो या 50,000 पा रहा हो, कोई मतलब नहीं है। ऑल एम्प्लॉयज even those drawing more than threshold limit must be taken into consideration. The strength of the employees of an establishment would be taken into consideration irrespective of their place of work. खैर ये तो अलग बात है, लेकिन क्या ये बात मेरी समझ में आ गई कि हम एम्प्लॉय में जब हम नंबर की काउंटिंग करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के लिए तो सबको लेंगे, वो 21,000 पा रहा हो या नहीं, लेकिन जब बोनस देने की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वो कर्मचारी जो 21,000 रुपए से कम वाले हैं, पहले ये और कम था लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके 1 अप्रैल 2014 से ये अमेंडमेंट आ गया है और अब 21,000 की लिमिट कर दी गई है, ये और कम था पहले। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि वो एस्टैब्लिशमेंट में ही काम कर रहे हो, अलग अलग प्लेस पे उसी एस्टैब्लिशमेंट के लिए अलग अलग जगह पे अगर काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे एस्टैब्लिशमेंट में काम हो रहा है लेकिन हम बोनस से बचने के लिए सबको अलग अलग जगह पे बैठा दिए, तो आप फिजिकली अगर अलग अलग जगह पे बैठ करके कोई काम कर रहा है, कहीं और से काम कर रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हम फैक्ट्री थोड़ी ना है कि एक ही जगह पे काम करेगा, वो अपने घर से काम करके ले आ रहा है हमारे एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 लोग हैं ना, बात खत्म। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए
तो आइए जरा, हमने आपको ये समझा दिया कि इस्टेब्लिशमेंट में, अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे। फिलहाल ये बात क्या आपको समझ में आ गई कि एम्प्लॉय का मतलब जो 21,000 पाते हों, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट में ये काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ पर्संस की, तो उसके लिए हम इसको रिलेवेंट नहीं देंगे, ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 ने कहा, अब सेक्शन 3 ज्यादा समझ में आएगा आपको, कि भाई जब कोई इस्टेब्लिशमेंट है, तो अगर इस इस्टेब्लिशमेंट का कोई ब्रांच है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई अंडरटेकिंग है अलग अलग, तो सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। अब जरूरत क्यों पड़ी? सवाल यह उठा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि सबको एक साथ लेके चलेंगे। मान लीजिए एक इस्टेब्लिशमेंट है, उस इस्टेब्लिशमेंट की एक ब्रांच एक जगह पे है, एक ब्रांच दूसरी जगह पे है, एक ब्रांच तीसरी जगह पे है। तो सवाल ये उठा, तो सेक्शन 3 कहता है कि सबको इस इस्टेब्लिशमेंट का ही पार्ट मान के चलेंगे, कि एक ही इस्टेब्लिशमेंट है, सब अलग अलग ब्रांच डिपार्टमेंट होने से कोई मतलब नहीं। तो ऐसा क्यों? बिकॉज मान लीजिए यहां 7 लोग काम करते हो, यहां 9 लोग काम करते हो, यहां 5 लोग काम करते हो, 6 लोग काम करते हो। बताइए, अगर हम अलग अलग देखें तो किसी के ऊपर बोनस एक्ट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन सबको जोड़ दें एक साथ तो बोनस एक्ट अप्लाई हो जाता है, क्योंकि 9 और 7 16 और 6 22 22 लोग होते हैं, जिसकी वजह से हमारा इस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमारा बोनस एक्ट अप्लाई हो जाता है। तो क्या बात समझ में आई? सेक्शन 3 ने कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दी कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है जो अलग अलग डिपार्टमेंट या ब्रांचेस या अंडरटेकिंग सकता है, तो वो भी हमारे लिए एक साथ ही माना जाएगा और सब एक साथ रखेंगे, ताकि नंबर ऑफ मेंबर्स की, एम्प्लॉय की काउंटिंग की जा सके एक साथ। क्लियर है? तो ये सेक्शन 3 ने ही कहा है। तो आइए जरा सेक्शन 3 को हम रीड करके सुना देते हैं आपको कि क्या लिखा है इसने। तो लिखा है कि सेक्शन 3 provides that when an establishment consists of different departments or undertakings or branches, whether situated in the same place, भले ही वहीं हो आसपास या फिर कहीं दूर दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, same place or in different places, all such departments or undertakings or branches shall be treated as part of the same establishment। क्या बात समझ में आ गई? ये सेम एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट माने जाएंगे, ये सेक्शन 3 है। अब मैं आइए थोड़ा सा पहले आपको हल्का सा रिवीजन करा दूं। मैंने स्टार्ट किया है आपका बोनस एक्ट 1965, और उसमें मैंने बोनस की मीनिंग आपको बताई, इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बताया ऑब्जेक्ट क्या है इसका, और उसके साथ साथ बोनस क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया, और उसके साथ बोनस में जब कस्टमरी बोनस की बात आई तो सेक्शन 17 भी डील कर लिया मैंने, और साथ साथ फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट देखा, और वहां पे एक सेक्शन और देख लिया, सेक्शन 31A, जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की बात करता है, और उसकी भी चर्चा हमारी हो गई। तो सेक्शन 17, सेक्शन 31A और सेक्शन 3 ये कर लिया हमने। मेन सेक्शंस 3 कर लिए, ये 3 मेन सेक्शंस भी हमने कवर कर लिए साथ साथ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, ताकि फिर आगे चल करके हमें ये सेक्शन दोबारा पढ़ने ना पड़े। आइए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बार बार वर्ड आ रहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, तो ये भैया हम आपको बता दें, सुनेंगे बहुत ध्यान से। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? देखिए, गवर्नमेंट दो होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, होती है ना? हाँ सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता यह है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं, कुछ एस्टैब्लिशमेंट या फैक्ट्री ऐसी होती हैं, कोई एस्टैब्लिशमेंट है और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये गवर्न किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर गवर्न किया जा रहा है, तो इस एस्टैब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट का मतलब कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होगा तो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ एस्टैब्लिशमेंट होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट। उसके लिए डिसीजन कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 5 में, सेक्शन 2 क्लॉज 5 में डिफाइन किया गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और कहा गया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, क्या
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के लिए जिन जिन एस्टैब्लिशमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थी, उन एस्टैब्लिशमेंट के लिए बोनस एक्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब हमें यहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी एस्टैब्लिशमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, कौन सी एस्टैब्लिशमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, ये नहीं बताना आपको। आपको ये बताना है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बकायदा डिवाइड किया गया है, मैंने पढ़ाया आपको। तो वहां याद करिए कि कौन कौन सी एस्टैब्लिशमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना गया है, तो उन एस्टैब्लिशमेंट के लिए यहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट। दैट्स इट। सेक्शन 2 क्लॉज 5 में इतना ही लिखा है। वो इन रिलेशन टू all those establishment for which in the Industrial Dispute Act central government has been devoted as a appropriate government, then central government will be appropriate government for all those establishment in the payment of bonus act, or for other establishment state government is the appropriate government। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, जरा सुन लेंगे आप एक लाइन। क्या लिखा है? appropriate government as in relation to an establishment in respect of which the appropriate government under the Industrial Dispute Act 1947 is the central government, ठीक। और फिर in relation to any other establishment the government of the state in which the other establishment is situated। तो other जो establishment है, जो situated है जिस state government के अंदर, वही उसके appropriate government state government ही मानी जाएगी, जिसके अंदर वो आते हैं। जो central government के अंदर नहीं आते उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, सेक्शन 2 क्लॉज 5। एक छोटा सा और सेक्शन है 2 क्लॉज 7 जो बात करता है अवार्ड की। तो आइए जरा वो भी कर लेते हैं हम लोग। ये बार बार वर्ड आएंगे अवार्ड, तो वो समझ में आएगा आपको। सेक्शन 2 क्लॉज 7 वर्ड है अवार्ड। क्या है ये, सुनिए। होता क्या है, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें निर्णय नहीं पता होता, हमें उसका आंसर नहीं पता, तो हम इसके लिए जाते हैं कहाँ, कोर्ट में। अब वो कोर्ट कौन सी हो सकती है? वो कोई सिविल कोर्ट हो सकती है, कोई ट्रिब्यूनल हो सकता है, नेशनल ट्रिब्यूनल हो सकता है। तो अगर हम कोई डिस्प्यूट है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डिस्प्यूट है, या कोई क्वेश्चन है जिसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है, तो उस कोर्ट के द्वारा उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के लिए या क्वेश्चन के लिए जो फाइनल या इंटरिम डिटर्मिनेशन किया जाता है कि भाई ये मुद्दा है, इसका ये सॉल्यूशन है। हो सकता है वो सॉल्यूशन फाइनल हो या इंटरिम सॉल्यूशन हो। तो ये जो जजमेंट आ रहा है, उनका डिटर्मिनेशन आ रहा है, इसे हम अवार्ड कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सेक्शन 2 क्लॉज 7 में कहा कि भाई हमारे और आपके बीच में कोई मुद्दा है जो इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, जैसे बोनस ही है, सपोज बोनस ही है, तो बोनस को लेकर के कुछ विवाद हो गया, चूंकि कानून में कुछ लिखा हुआ है जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। हम कुछ और कह रहे हैं उसके बारे में, आप कुछ और कह रहे हैं। अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो इसके लिए हमें कोर्ट में जाना है। तो कोर्ट में हम लोग गए और कोर्ट ने कानून को पढ़ते हुए कहा कि इसका ये मतलब है। तो या तो वो आपके फेवर में आएगा या तो मेरे फेवर में आएगा। हो सकता है ये फाइनल हो या फिर इंटरिम हो, फिर बाद में भी इस पे कुछ और बातें हो सकती हो। तो ये जो फाइनल या इंटरिम डिटर्मिनेशन है बाय द कोर्ट, दैट इज कॉल्ड अवार्ड। ठीक है, ओके, लेट्स रीड इट। Section 2 clause 7 defines the word award as an interim or final determination by an industrial dispute or question or of any question relating thereto by any labor court। कोई लेबर कोर्ट है या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल है जो कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, या फिर बाय एनी अदर अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन फोर्स इन अ स्टेट। तो कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है किसी स्टेट में पर्टिकुलरली, और
उसके इन्वेस्टिगेशन से या सेटलमेंट से रिलेटेड कोई मामला है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, कोई लेबर कोर्ट में या कोई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है या नेशनल ट्रिब्यूनल है, वहां ये मामला चल रहा है, उसका कोई फाइनल या इंटरिम क्या आ रहा है, डिटर्मिनेशन आ रहा है निकल करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवार्ड, जिसमें कि आर्बिट्रेशन अवार्ड भी शामिल है। ठीक, तो ये है हमारा अवार्ड, सेक्शन 2 क्लॉज 7। चलिए, तो ये रही बातें बोनस एक्ट की, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमने डिस्कस की। एक बेस मैंने बनाने की कोशिश की बोनस एक्ट के लिए, और जो इंपॉर्टेंट बातें थी उनको आपके साथ डिस्कस की हैं। तो चलिए, अब इस लेक्चर को यहीं स्टॉप कर लेते हैं। अब आगे हम लोग बाकी के पॉइंट्स के साथ मिलेंगे और हम आगे देखेंगे कि फिर बोनस के लिए क्या क्या और चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आप रिवाइज करते रहिए, दिमाग में रिटेन करिए चीज़ों को और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। ओके, चलिए वी स्टॉप हियर। थैंक यू।